हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो। आज हम लोग जुड़ चुके हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, जो कि है केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2। कक्षा 10 के केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 है और जो चैप्टर का नाम है वह है अम्ल, भस्म तथा लवण। चैप्टर का नाम है अम्ल, भस्म तथा लवण। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे पिछले चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को नहीं पढ़ा है तो एक बार उसको अवश्य पढ़ लें, ताकि आपको दूसरा चैप्टर पढ़ने में कोई तकलीफ नहीं हो। चलिए हम लोग दूसरा चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और हम लोगों का जो पहला प्रश्न है वह कहता है अम्ल के गुणों को लिखें। अम्ल के गुणों को लिखें। तो अम्ल आप लोगों ने कक्षा 8 में भी पढ़ा होगा और कक्षा 10 में पढ़ने के लिए है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं कि अम्ल आखिर हम लोग कहते किसको है। कहता है अम्ल के गुण निम्नलिखित है। अम्ल के जो गुण है वह निम्नलिखित है। कहता है एक नंबर में कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल जो है वह स्वाद में खट्टा होता है। जैसे आप लोगों ने इमली खाया होगा, आम का अचार खाया होगा या टिकोला खाया होगा, वह स्वाद में खट्टा होता है। इसका मतलब है कि वह अम्लीय होता है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। इसी में कहता है कि ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। यह जो है नीला लिटमस पत्र एक पत्ता होता है। लिटमस पत्र एक पेपर की तरह होता है, जिसमें हम लोगों को जैसे ही उसको हम लोग अम्ल के संपर्क में लाते हैं वह रहता है नीला, और हम जब वैसे ही उसको अम्ल के संपर्क में लाएंगे तो वह हो जाएगा लाल। यदि नीले लिटमस पत्र को अम्ल के संपर्क में लाने से यदि वह लाल हो गया तो इससे पता चलता है कि वह जिस पदार्थ के संपर्क में आया है वह अम्ल है। मतलब कि नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल का यह गुण होता है कि वह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। बढ़ते हैं अगले नंबर में। कहता है इसका पीएच मान 7 से कम होता है। अम्ल का जो पीएच मान होता है वह 7 से कम होता है। पीएच मान से याद आया कि पीएच एक स्केल है। पीएच एक स्केल है जिसमें 1 से लेकर 14 तक अंक अंकित रहते हैं, और 14 के बीच में 1 से 14 के बीच में आता है 7। यदि किसी पदार्थ का पीएच मान 7 से कम हो तो उसे हम लोग कहते हैं अम्ल। यदि किसी पदार्थ का पीएच मान 7 से अधिक हो तो उसे हम लोग कहते हैं क्षारकीय। यदि किसी पदार्थ का पीएच मान 7 हो तो उसे हम लोग उदासीन कहते हैं। उदासीन का मतलब हुआ कि न तो वह अम्ल है और न ही वह क्षार है। जैसे जल होता है, जल स्वाद में न तो खट्टा होता है और न ही स्वाद में कड़वा होता है। इसका मतलब जल जो है वह उदासीन होता है। तो हम लोगों ने समझा कि अम्ल का जो पीएच मान होता है वह 7 से कम होता है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। इसी में अगला नंबर है, कहता है यह जल से अभिक्रिया कर H+ आयन देता है। अम्ल का अभिक्रिया जब भी जल से होगा तो वहां से आयन के रूप में H+ बाहर निकलता है। हम लोगों ने इसका प्रश्न नंबर 1 किया। चलिए हम लोग पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हम लोगों का जो अगला प्रश्न है वह कहता है कि भस्म के गुणों को लिखें। भस्म के गुणों को लिखें। देखो, भस्म का एक दूसरा नाम भी है जिसे हम लोग क्षार कहते हैं। भस्म का जो दूसरा नाम है वह है क्षार। कहता है कि भस्म के गुणों को लिखें। गुण मतलब होता है उस पदार्थ का क्या गुण है। जैसे कोई आदमी होता है तो उसका कुछ न कुछ गुण होता है कि वह आदमी देखने में सुंदर होता है, वह कम बोलने वाला होता है, वह हमेशा बड़ों का सम्मान करता है, हमेशा बड़ों से आशीर्वाद लेता है। यह होता है किसी मनुष्य का गुण। और बहुत लोगों के अंदर अवगुण भी होता है, लेकिन हम लोग जिस चीज को बारे में पढ़ने वाले हैं वह है भस्म के गुण के बारे में पढ़ेंगे। चलिए हम लोग पढ़ते हैं भस्म के गुण के बारे में। कहता है भस्म के गुण निम्नलिखित है। निम्नलिखित का मतलब होता है नीचे लिखा गया है। चलिए नीचे लिखा गया तो 1 नंबर में लिखा गया है कि भस्म स्वाद में कड़वा होता है या कड़वे होते हैं। भस्म जो है वह स्वाद में कड़वा होता है। हम लोगों ने अम्ल में पढ़ा कि वह स्वाद में खट्टा होता है, और यह जो भस्म है वह स्वाद में कड़वा होता है। कड़वा का मतलब तीखा। जिस प्रकार से आप हरा मिर्च खाते हैं तो आपको तीखा लगता है, उसी प्रकार
चीज को हम लोग करवा कहते हैं। कहता है ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अम्ल में हम लोगों ने पढ़ा कि नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, लेकिन जो यह भस्म है यह जस्ट अम्ल का ही उल्टा काम करता है कि ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। लिटमस पत्र दो प्रकार के होते हैं, एक लाल और एक नीला। अभी हम लोग जिस चैप्टर को पढ़े इसके अनुसार एक लाल और एक नीला। तो लाल को अगर नीला कर दे तो उसे हम लोग भस्म कहेंगे, और अगर नीला को लाल कर दे तो उसे हम लोग अम्ल कहेंगे। बढ़ते हैं अगले कि ये जल में घुलकर OH- आयन देता है। ये जल में घुलकर, कहने का मतलब भस्म जो है वह जल में घुलकर OH- आयन प्रदान करता है, लेकिन जो अम्ल था वह जल में घुलकर H+ आयन प्रदान करता है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगला नंबर। कहता है इसका pH मान 7 से अधिक होता है। भस्म का जो pH मान होता है वह 7 से अधिक होता है, और अम्ल का जो pH मान होता है वह 7 से कम होता है, और 7 रहने पर विलयन उदासीन कहलाता है। और pH का एक स्केल है। pH स्केल का खोज सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था, और उसी के नाम पर pH का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। चलिए हम लोग और पढ़ते हैं। कहता है भस्म अम्ल को उदासीन कर लवण बनाता है। यदि भस्म अम्ल से अभिक्रिया कर ले या अम्ल भस्म से अभिक्रिया कर ले, दोनों ही स्थिति में उदासीनीकरण अभिक्रिया होता है, और इस अभिक्रिया में लवण और जल का निर्माण होता है, और इस प्रकार की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। हम लोगों ने इस प्रश्न को पढ़ लिया। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह कहता है कि सूचक से आप क्या समझते हैं? किसी एक संश्लेषित सूचक का नाम लिखें। कहता है देखिए सूचक का साधारण सा मतलब होता है, हम लोगों ने सूचक का जो अंग्रेजी होता है वह होता है इंडिकेटर। हम लोगों ने बाइक अक्सर चलाया होगा, आप देखे होंगे कि बाइक के लेफ्ट साइड में 2 इंडिकेटर, मतलब एक आगे और एक पीछे, और राइट साइड में 2 इंडिकेटर, एक आगे और एक पीछे रहता है। इंडिकेटर का साधारण सा मतलब होता है सूचना देना। वह हमें हमारे पीछे जो यात्री आते हैं, जो वाहन चलाने वाले आते हैं, हम लोग जब से ही इंडिकेट करते हैं कि हमको राइट में जाना है तो हम लोग अपना राइट इंडिकेटर जलाते हैं, अगर हमको लेफ्ट में जाना है तो हम लोग लेफ्ट का इंडिकेटर जलाते हैं, जिससे हमारे आगे और पीछे आने वाले वाहन जो है वह हमें पहचान जाता है कि हम अभी किस साइड में अब जाने वाले हैं, और वह हमसे उल्टे साइड में चले जाते हैं और हम लोग अपने रास्ते निकल जाते हैं। तो इंडिकेटर का साधारण सा मतलब हुआ सूचना देना। यहाँ भी इंडिकेटर का वही मतलब है, यह सूचना देता है। कहता है सूचक वह पदार्थ होता है जो हमें किसी दूसरे पदार्थ के अम्लीयता या क्षारीयता की पहचान कराता है। देखिए वहां पर इंडिकेटर, बाइक में इंडिकेटर जो होता है उसका काम है हमको लेफ्ट जाना है या राइट जाना है, यह हमको बताता है। लेकिन केमिस्ट्री में जो चैप्टर 2 में पढ़ने के लिए हमको मिला है सूचक, इसका काम है यह अम्ल और क्षार का पता लगाता है। किसी पदार्थ के बारे में यह बताता है कि आखिर यह पदार्थ अम्ल है या क्षारीय है। इस चीज का जानकारी हमें सूचक से मिलता है, और एक संश्लेषित सूचक के रूप में मैथिल ऑरेंज का प्रयोग किया जाता है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो हम लोगों का प्रश्न है वह है कि पीएच स्केल से आप क्या समझते हैं। अगला जो प्रश्न है वह कहता है पीएच स्केल से आप क्या समझते हैं। देखो पीएच स्केल का आपको पहले ही बताया कि पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, मतलब किसी विलयन में हाइड्रोजन की सांद्रता को ज्ञात करना ही पीएच कहलाता है। और पीएच स्केल का खोज सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। चलिए हम लोग समझते हैं आखिर पीएच स्केल से हम क्या समझते हैं, अभी बताना। कहता है किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया। कहने का मतलब है कि किसी विलयन में हाइड्रोजन का क्या सांद्रता है उसको ज्ञात करने के लिए, मतलब जल में हाइड्रोजन की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए एक स्केल का निर्माण किया गया है या विकसित किया गया है, जिसे हम लोग पीएच स्केल कहते हैं। हम लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर बहुत ही बारीकी तरीका से जाना। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
तो अगला जो हम लोगों का प्रश्न है वह है कि पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। पीतल एवं तांबे के बर्तनों में खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। हम लोगों का जो प्रश्न है कि पीतल एवं तांबे के बर्तन में खट्टे पदार्थ को क्यों नहीं रखने चाहिए, तो कहता है कि दही एवं खट्टे पदार्थ की प्रकृति अम्लीय होती है। आप लोग जानते होंगे कि जो दही है और जो खट्टा पदार्थ होता है वह अम्लीय होता है। जो दही है और जो खट्टा पदार्थ होता है वह अम्लीय होता है क्योंकि वह स्वाद में खट्टा होता है। तो दही एवं खट्टे पदार्थ की प्रकृति अम्लीय होती है, वह स्वाद में खट्टा होता है। कहता यह पीतल एवं तांबे से अभिक्रिया कर टॉक्सिक यौगिक का निर्माण करता है। यह जो दही और खट्टे पदार्थ होते हैं, जब उसको तांबे या पीतल के बर्तन में रखा जाता है तो उस बर्तन से अभिक्रिया करके वह टॉक्सिक यौगिक का निर्माण करता है। और यह जो टॉक्सिक यौगिक होता है यह हमारे सेहत के लिए, हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। कहता है टॉक्सिक यौगिक का निर्माण करता है जो मानव उपयोग के लिए हानिकारक होता है। अगर हम लोग किसी पीतल या तांबे के बर्तन में दही या खट्टे पदार्थ को रखते हैं तो उससे टॉक्सिक यौगिक का निर्माण होता है जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। यह भोजन को जल्द ही विषाक्त बना देता है। और यह जो टॉक्सिक नामक अम्ल है और टॉक्सिक नामक यौगिक है वह भोजन को विषाक्त का मतलब होता है विष के जैसा। विषाक्त का मतलब होता है विष के जैसा। वह जो पदार्थ है वह विष के जैसा हो जाता है। और यही कारण है कि पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ को नहीं रखने चाहिए क्योंकि उस पदार्थ को हमको रखने से नुकसान हो सकता है। उस पदार्थ को खाने से हमारे अंदर तरह तरह की बीमारियां आ सकती है। तो इस प्रकार हम लोगों ने इस प्रश्न को किया। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न तो रही है, हम लोग जो पीएच अभी पढ़ रहे थे अम्ल और क्षार के बारे में, तो उसमें हम लोग कुछ पदार्थ के अम्ल के बारे में पढ़ते हैं कि आखिर किसी पदार्थ में कौन सा अम्ल उपस्थित रहता है। आज हम लोग उस प्रश्न को पढ़ते हैं। जैसे आप लोग देख पा रहे हैं कि इस साइड में जो भी लिखा गया है यह है पदार्थ का नाम। एक साइड में लिखा गया है पदार्थ का नाम और बगल में है उपस्थित अम्ल। कहने का मतलब कि जो पदार्थ है आखिर इस पदार्थ में कौन सा अम्ल है उस चीज को इस साइड में लिखा गया है। और यह याद करना बहुत ही आवश्यक होता है क्योंकि हम लोगों को जानकारी यह होना चाहिए कि आखिर किस पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है। परीक्षा में भी यह प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि सेब, संतरा, नींबू, इमली, सिरका आदि में मतलब अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और किस पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है यह बताना बहुत आवश्यक होता है। चलिए हम पढ़ते हैं। कहता है संतरा और नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो संतरा और नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो बताओ बच्चों, संतरा और नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आप लोग को बताना है सिट्रिक अम्ल। आप लोग भी देखकर थोड़ा सा प्रश्न का जवाब देने का प्रयास कीजिए। आप अगर बोलकर पढ़ते हैं तो आपको याद करने में जरा सा भी तकलीफ नहीं होगा। वैसे तो हम याद आपको प्रयास करेंगे, आपको यही करवा दे। जैसे आप लोग पढ़े संतरा और नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगला है कि सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मैलिक अम्ल पाया जाता है। अगला है इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगला है सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अगला है कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अगला है टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। अगला है कि अमाशय रस में हम लोगों का जो पेट है अमाशय है, आखिर उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो उसमें पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला है कि चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है। अगला है चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो चाय में टेनिक अम्ल पाया जाता है।
चाय में जो है टेनिक अम्ल पाया जाता है। अगला है विटामिन सी में कौन सा अम्ल पाया जाता है। हम लोग जो विटामिन सी हम लोग के शरीर में पाया जाता है जो आवश्यक होता है, आखिर विटामिन सी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, उसमें एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। अगला है लाल चींटी हो या बिरनी हो या और भी कई प्रकार का जो काटने के बाद, जिसको काटने के बाद शरीर लहरने लगता है, तो उस पदार्थ आखिर लाल चींटी में, लाल चींटी जिसका पीछे का भाग लाल होता है उसको लाल चींटी कहते हैं। तो लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो उसमें फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि 7 नंबर प्रश्न है बेकिंग पाउडर क्या है। बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा क्या है। तो कहता है बेकिंग पाउडर खाने का सोडा तथा टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है। या जो बेकिंग पाउडर है इसको खाने का सोडा भी कहा जाता है। या जो बेकिंग पाउडर है इसको खाने का सोडा भी कहा जाता है। और यह जो बनाया जाता है वह टार्टरिक अम्ल के मिश्रण से बनाया जाता है। कोई अगर प्रश्न पूछ दे कि बेकिंग सोडा कैसे बनाया जाता है, तो आप लोग को बताना है कि टार्टरिक अम्ल के मिश्रण से बनाया जाता है। बेकिंग सोडा पाव रोटी अथवा केक को मुलायम एवं स्पंजी बनाने में सहायक होता है। बेकिंग सोडा का जो काम है वह किसी भी जिस पदार्थ में वह मिल जाता है उसको मुलायम एवं स्पंजी बना देता है। जैसे आप लोग कभी पाव रोटी देखे होंगे, पाव रोटी को अगर आप दाबते हैं तो पूरा मुलायम लगता है। जैसे आप लोग कभी केक को देखे होंगे, केक को छूने से पूरा मुलायम लगता है। वह मुलायम इसीलिए लगता है, वह उतना स्पंजी इसीलिए लगता है क्योंकि उसमें बेकिंग पाउडर मिलाया जाता है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह है धोने के सोडा के उपयोग को लिखें। धोने का सोडा से आप लोग को साधारण सा स्पष्ट हो गया कि धोना मतलब जैसे हम लोग कपड़ा धोते हैं, कोई भी चीज को धोने वाला चीज होगा। देखो धोने के सोडा के उपयोग को लिखिए। आखिर धोने का सोडा जो है उसका उपयोग कहाँ होता है, आप उस उपयोग को लिखिए। तो धोने के सोडा का निम्नलिखित उपयोग है। सबसे पहले कपड़ा धोने में इसका उपयोग करता है। कपड़ा, बर्तन आदि धोने में धोने के सोडा का उपयोग किया जाता है। देखिए कांच बनाने में, कागज, साबुन उत्पादन मतलब कांच उद्योग, कागज उद्योग और साबुन उद्योग में बेकिंग धोने के सोडा का उपयोग किया जाता है। अगला है कि जल का अस्थायी खारापन दूर करने में बेकिंग धोने के सोडा का प्रयोग किया जाता है। जो जल में जो अस्थायी खारापन होता है उसको दूर करने के लिए धोने के सोडा का प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है विरंजक चूर्ण कैसे तैयार किया जाता है। यह जो विरंजक चूर्ण है आखिर इसको किस प्रकार से बनाया जाता है। चलिए हम लोग जानने का प्रयास करेंगे जो विरंजक चूर्ण है आखिर इसको कैसे बनाया जाता है। कहता है शुष्क बुझे हुए चूने को, शुष्क का साधारण मतलब होता है सूखा, शुष्क का साधारण मतलब होता है सूखा, और चूना मतलब वही चूना जिसको लोग आजकल खैनी खाने में या और भी घर की चुनाई करने में उपयोग करता है, वही चूना। कहता है कि शुष्क बुझे हुए चूने को 40 डिग्री सेल्सियस तक तप्त करके, तप्त का मतलब होता है गर्म करके, जब शुष्क बुझे हुए चूने को 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करके 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करके उसके ऊपर क्लोरीन गैस प्रभावित या प्रवाहित करने पर विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। ये जो शुष्क बुझा हुआ चूना है उसके ऊपर उसको 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करके उसके ऊपर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। और इसको बनाने के लिए CaOH का होल2 प्लस Cl2 और उत्पाद के रूप में CaOCl और Cl प्लस H2O निर्माण होता है। कहता है यह सफेद चूर्ण है जिसमें क्लोरीन की गंध निकलती है, क्योंकि इसके ऊपर क्लोरीन गैस प्रवाहित किया जाता है, इसीलिए विरंजक चूर्ण से क्लोरीन गैस बाहर निकलता है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्लास्टर ऑफ पेरिस के बनाने की विधि का वर्णन करें। प्लास्टर ऑफ पेरिस वही प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको हड्डी टूट जाने के बाद जोड़ने में काम आता है, घर में, मकान के घर में डिजाइन बनाने में काम आता है, और
और मूर्ति बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, वही प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाने का तरीका बहुत ही आसान है कि जब जिप्सम को 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक सावधानी पूर्वक गर्म करने के फलस्वरूप प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। कहने का मतलब जब जिप्सम को 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। और प्लास्टर ऑफ जो जिप्सम होता है, जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O। जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O को 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर CaSO4 × ½ H2O का निर्माण होता है। CaSO4 × ½ H2O का निर्माण होता है, जो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। जब जिप्सम को 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग को लिखें। प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग को लिखें। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो उपयोग है सबसे पहले मूर्ति बनाने में किया जाता है। आप लोगों ने सरस्वती माता का और भी कई मूर्ति जो उजला व्हाइट टाइप का रहता है उसको आप लोगों ने देखा होगा, वह मूर्ति प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही बनाया जाता है। और अगला है शल्य चिकित्सा में डॉक्टरों द्वारा टूटी हुई हड्डियों का प्लास्टर करने में। जब किसी व्यक्ति का कहीं गिरने या एक्सीडेंट के मामले में जब हड्डी टूट जाता है तो उस स्थिति में प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही उपयोग करके डॉक्टर या चिकित्सक उसको जोड़ते हैं। और भी इसको घर के डिजाइन बनाने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। इस चैप्टर का हमने कुल 11 प्रश्न पढ़ा और 11 प्रश्न पूरा महत्वपूर्ण और भिवियाय है। अगर आप लोगों ने पुनः हमारे पहले चैप्टर का वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग हमारे प्लेलिस्ट या चैनल में जाकर हमारे पिछला वीडियो को अवश्य देख लें। आपको कोई चीज समझ में नहीं आया है तो हमको कमेंट जरूर करें, हम प्रयास करेंगे आपको पुनः वह चीज बताने का। धन्यवाद।